सर्वर ठीक था। हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई। तो आज से नया चैप्टर, एक नई शुरुआत। हाँ भाई, मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है क्या? सब लोग को वेलकम वेलकम, बहुत बहुत नमस्कार। एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? क्लियरली दिखाई दे रहा हूं? चलिए ठीक है, एक बार अगर मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, मैं क्लियरली दिखाई दे रहा हूं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में भाई दिल बना दो। एक बार फटाफट से दिल बना दो भाई, फिर आगे बढ़ेंगे। कौन हो आप भाई? ये मुझे लग रहा है सर्वर अलग था, एक बार चेक कर लो, क्योंकि मेरा ध्यान उसी पे था। ना सर्वर की जो लिंक आती है ना पासवर्ड के पहले वाली, सेम है। चलो एक बार जल्दी लाइव चैट लगाओ, लाइव चैट। एक बार कमेंट सेक्शन में आओ भाई। एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो तुम्हारा कौन सा बैच है, कौन सी क्लास होनी चाहिए। कुछ तो ग्लिच हो रहा है, जल्दी से एक बार अपना बैच, अपनी क्लास लिखो जरा। सही तो है, फिर क्या दिक्कत आ रही है यार इसमें? ठीक है, चलिए चलिए, कोई नहीं, जस्ट 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए, इसको रिजॉल्व करवा रहे हैं। 1 सेकंड भाई, एक बार चेक करो यार क्या सीन है, क्या हो रहा है, ग्लिच क्या है भाई। हाँ भाई, गुड टू गो है, गुड टू गो। चलिए चलिए चलिए, तो भाई एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं आप सबका। कम ऑन चैंपियंस, एक बार अगर मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, मैं क्लियरली दिखाई दे रहा हूं, जल्दी से दिल बना दो। चैप्टर की शुरुआत करेंगे आज, एक नई शुरुआत। और जिस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार था, फाइनली वो दिन आ गया है। हम लोग एंटर कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पोर्शन इन फिजिक्स, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। उसका आज पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है, दैट इज काइनेमैटिक्स। ठीक है, तो अब कई सारे बच्चों को डाउट है कि भैया यूनिट्स एंड डायमेंशन में एरर वाला पोर्शन, तो बेटा एरर वाला पोर्शन और इंस्ट्रूमेंट वाला पोर्शन अगर आप स्केड्यूल देखोगे तो उसको आखिरी में प्लेस किया गया है। तो एरर्स और इंस्ट्रूमेंट एक साथ हम एंड में करेंगे, ठीक है ना। उसको यहां पे नहीं, सिर्फ पिछले चैप्टर था यूनिट्स एंड डायमेंशन, नॉट मेजरमेंट। मेजरमेंट हमने बाद में रखा हुआ है, ठीक है, तो उसको वहां पे कवर करेंगे, ठीक है। तो उसका टेंशन तुम मत लो, ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया हूं और मैंने छोड़ दिया गलती से, वो प्लान्ड है। वो आपका स्केड्यूल में आप देखोगे तो 11th के एंड में उसको रखा हुआ है, ठीक है ना। और जहां जरूरत पड़ेगी, मुझे अगर कहीं एरर निकालने की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको वहां पे ही सिखा दूंगा। बेसिक इतना सिखाता चला जाऊंगा, एंड में आपको कुछ बचेगा ही नहीं नया सीखने के लिए, ठीक है ना। तो आप उसका लोड बिल्कुल मत लो, उसकी चिंता छोड़ दो और आ जाओ भाई काइनेमैटिक्स पे, ठीक है। चलिए, अब कई लोग जो बुक्स एनसीईआरटी बुक को रेफर कर रहे हैं, हो सकता है वहां पे चैप्टर का नाम दिया गया होगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन,
ठीक है ना। तो काइनेमैटिक्स के अंदर ही ये सब आ जाता है, काइनेमैटिक्स के अंदर ही आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, ये सारी चीजें काइनेमैटिक्स के अंदर है। यहां तक कि सर्कुलर मोशन का कुछ हिस्सा भी काइनेमैटिक्स के अंदर आता है, ठीक है। हमने काइनेमैटिक्स की शुरुआत करी है। आज आपका जो लेक्चर है दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन लेक्चर 1, बट चैप्टर नेम काइनेमैटिक्स चल रहा है, ठीक है भाई। क्या सारे डाउट क्लियर हो गए? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, भाई एक बार सारे डाउट क्लियर हो गए हैं तो फटाक से क्लियर लिखो, फिर आगे बढ़ाएंगे गाड़ी। ये है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। काइनेमैटिक्स इज अ बिगर अम्ब्रेला जिसके अंदर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, ये सब आता है, ठीक है। तो इसीलिए काइनेमैटिक्स कॉमनली काइनेमैटिक्स कहा जाता है। और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जो एनसीईआरटी का हेडलाइन है, एनसीईआरटी का चैप्टर नेम है, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो काइनेमैटिक्स में पहले हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ही कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब आप लोग अपने नोटबुक के ऊपर बढ़िया से ऊपर बोल्ड में लिख दो एकदम काइनेमैटिक्स, ठीक है। आप काइनेमैटिक्स लिख दो और उसके नीचे जो जो मैं कराता जा रहा हूं वैसा करते चले जाओ। आपको बहुत अच्छे से ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप हेडिंग के पीछे मत भागो, मैं कह रहा हूं चैप्टर का नेम डाल दो काइनेमैटिक्स, ठीक है ना। चैप्टर का नेम डाल दो काइनेमैटिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम लोग सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस को थोड़ा समझेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है और कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे काइनेमैटिक्स को लेकर, ठीक है ना। जैसे कि बेसिक चीजें जानेंगे, पोजीशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, तो इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब देखो मैं आपको बताता चलूंगा क्या क्या हेडिंग आपको डालना है अपने नोटबुक में, ठीक है ना। तो अब इसके बाद आप लोग हेडिंग डाल दो रेस्ट एंड मोशन, लिखो कुछ भी मत, मैं बोलूंगा वहां पे लिखना। इसके नीचे जो लाइन लिखी हुई है, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो मत लिखो अभी। आप हेडिंग डालो रेस्ट एंड मोशन, जस्ट ये हेडिंग डाल लो। ये जो यहाँ हेडिंग लिखी हुई है रेस्ट एंड मोशन, इसको आप अपने नोटबुक में उतार लो, दैट इज द फर्स्ट हेडिंग। अब मेरा आपसे सवाल है, इस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं थोड़ा बहुत ब्रिज कोर्स के अंदर, बट कोई बात नहीं, कई बच्चों ने नहीं देखा होगा तो फिर से एक बार चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। व्हाट इज स्टेट ऑफ रेस्ट? रेस्ट क्या है और मोशन क्या है? व्हाट इज मोशन? मोशन किसे कहते हैं? क्योंकि बेसिकली यहां पे काइनेमैटिक्स के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोशन, ठीक है। कि मोशन जो हो रहा है वो उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, है ना, और वो मोशन जो हो रहा है उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कि मोशन क्या है, व्हाट इज मोशन। तो मोशन और रेस्ट को समझने के लिए एक छोटा सा अपन एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, ठीक है ना। चलिए मान लेते हैं ये मेरा फेवरेट इलस्ट्रेशन है भाई। ये देखो, मान लेते हैं कि अगर ये धरती माता है, मान लेते हैं धरती माता है, और ये भाई उनकी एक्सिस हो गई, ठीक है, ये उनकी एक्सिस हो गई। अब आप यहाँ पे लेट से खड़े हुए थे, एक यहाँ पे बहुत सुंदर सी बिल्डिंग थी, ठीक है ना, ये बहुत अच्छी बिल्डिंग यहाँ पे, और यहाँ पे आप खड़े हुए हो लेट से, ठीक है, बिल्डिंग के बगल में धरती पे खड़े हुए हो, लेट से ये है ए, ठीक है ना, ये है ए। अब ये जो ऑब्जर्वर ए है, जैसे कि मैं एक बिल्डिंग के सामने खड़ा हो जाऊं जाके और मुझसे कोई पूछे बताओ ये बिल्डिंग रेस्ट पे है या मोशन पे, तो मैं कहूँगा क्या फालतू बात कर रहा है यार, ये बिल्डिंग एकदम रेस्ट पे, बिल्डिंग के पांव लगे क्या चलेगी आगे, हैं, बिल्डिंग तो रेस्ट पे ही है। तो इस ए से पूछा गया तो ए ने कमेंट किया कि भैया बिल्डिंग जो है, दैट बिल्डिंग इज एट रेस्ट, ये बिल्डिंग तो रेस्ट पे है, ठीक है ना। चलिए, लेकिन आप सभी जानते हैं कि धरती अपने एक्सिस के अबाउट भी, है ना, ओमेगा से लेट से किसी एक एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है और सूरज के अराउंड भी रिवॉल्व कर रही है, ठीक है ना, ये आप जानते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो जैसे ही हमने सेम सवाल एक ऊपर हवा में उड़ते हुए सुपरमैन से पूछा, है ना, लेट से सुपरमैन इज बी, हमने जैसे ही बी से पूछा बताओ ये बिल्डिंग रेस्ट पे है या मोशन में, उसको तो ऊपर से देखने में लग रहा है कि बिल्डिंग धरती के साथ गोल गोल घूम रही है। तो इसने तुरंत कमेंट किया कि भैया जो बिल्डिंग है, इसने तुरंत कमेंट किया कि बिल्डिंग जो है
दैट इज बिल्डिंग इज इन मोशन, ये मोशन में है। यानी कि एक ही चीज, एक ही बिल्डिंग एक व्यक्ति को लग रहा है कि रेस्ट पे है और दूसरे व्यक्ति को लग रहा है कि मोशन में है, ठीक है ना। यानी कि कहीं ना कहीं कोई एक चीज है जो हम समझने में गलती कर रहे हैं। तो वो अब हम समझते हैं कि बेसिकली रेस्ट और मोशन जो है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन इज वेरी रिलेटिव इन नेचर। रिलेटिव इन नेचर मतलब ये अलग अलग व्यक्ति के अनुसार, अलग अलग ऑब्जर्वर के अनुसार बदलता रहेगा, ठीक है ना। इसी चीज को समझने के लिए अभी हम पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। तो हम पहली चीज मोशन किसे कहते हैं? मोशन तब कहा जाता है जब किसी एक ऑब्जेक्ट की या पार्टिकल की या किसी एक लेट्स से बॉडी की अगर पोजीशन मतलब वो कहाँ है, कहाँ स्थित है, कहाँ पे वो सिचुएटेड है, अगर वो पोजीशन समय के साथ बदल जाएगी, अगर वो पोजीशन समय के साथ बदल जाएगी तो हम उसको मोशन में कहेंगे, ठीक है ना। जैसे कि जब ये ऑब्जर्वर ए था, ऑब्जर्वर के लिए बिल्डिंग ए तो हिल ही नहीं रही थी, तो ऑब्जर्वर के लिए बिल्डिंग तो रेस्ट पे ही रहेगी, ठीक है ना। लेकिन जो सुपरमैन था उसके लिए बिल्डिंग गोल गोल घूम रही थी, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही थी, ठीक है ना। तो सही अगर डेफिनेशन की बात करी जाए मोशन की, तो ये कहा जा सकता है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। ये इंपॉर्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, with respect to a frame of reference when its position is changing with time in the same frame of reference। यानी कि जो सारा गेम है रेस्ट और मोशन का, ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। सर व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो अभी हम सीखेंगे, बट आप इतना समझ लो कि रेस्ट और मोशन का जो गेम है ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। ये क्या है? ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट गेम है। यानी कि एक ही चीज किसी को रेस्ट पे दिख सकती है और वही चीज किसी और को मोशन में दिख सकती है। एग्जाम्पल के लिए एक और चीज बताता हूं, जैसे कि सूर्य, हम जानते हैं कि सूर्य स्थित है एक जगह पे, सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम एक तरीके से, बट फ्रॉम अर्थ जब हम उसको देखते हैं वो हमें सुबह सूर्य उदय होता हुआ दिखता है, फिर वो पूरा हमारे ऊपर से गोल घूम के दूसरी तरफ अस्त हो जाता है। तो हमारे रिस्पेक्ट में तो सूर्य क्या है? मोशन में है। लेकिन हो सकता है जब ये सुपरमैन ऊपर से देखे तो इसको दिखाई दे यार ये जो सन है ये तो कहीं जा ही नहीं रहा, ये तो यहीं पे है, ये तो प्लैनेट है जो इसके आजू बाजू घूम रहे हैं, सन तो कहीं नहीं जा रहा। तो अलग अलग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट और मोशन की कहानी अलग अलग होती है। इसमें बहुत डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है, खाली आपको अपने नोटबुक में ये डायग्राम बना लेना है और ये डायग्राम बनाने के बाद लिख देना है कि बिल्डिंग रेस्ट पे है ए के रिस्पेक्ट में, बिल्डिंग मोशन में है बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। बिल्डिंग इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू बी, बिल्डिंग इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ए। डायग्राम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। ये बंदा धरती पे है, धरती पे बिल्डिंग आपको चलती हुई नहीं दिखेगी, लेकिन कोई आकाश से देखेगा तो वही बिल्डिंग आपको ऐसे गोल 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 घुमाई दिखाई देगी, ठीक है ना, क्योंकि वो एक अर्थ के साथ गोल गोल घूमेगी, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। उसके बाद ये वाली डेफिनेशन आपको लिखनी है। ये डेफिनेशन क्लियरली बताएगी कि व्हाट इज मोशन, ठीक है। फिर बोलोगे सर व्हाट इज रेस्ट, तो अगर पोजीशन नहीं बदल रही है तो रेस्ट पे है, अगर पोजीशन बदल रही है तो मोशन में है, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो फिर से समझा रहा हूं, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। एक ऑब्जेक्ट मोशन में कहा जाएगा, कब कहा जाएगा? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में कहा जाएगा अगर उसकी पोजीशन बदलेगी, इज चेंजिंग विद टाइम, अगर समय के साथ उसकी पोजीशन बदलेगी सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो वो मोशन में कहा जाएगा। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? इज दिस स्टोरी क्लियर? चलिए, अगर ये कहानी क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अगर ये कहानी क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, पहले जल्दी से बताओ भाई ये कहानी क्लियर है? अब एक बच्चा बोल रहा है अगर कोई चीज हवा में है तो अर्थ के साथ मूव करेगी। कैसे मूव करेगी? सोच के देखो। आपने कोई साईफाई मूवी देखी है? एक बंदा हवा में आ चुका है और धरती गोल गोल घूमे जा रही है, उसको गोल गोल घूमती हुई धरती दिखाई देगी, वो तो डिटैच हो गया ना, वो अर्थ से डिटैच हो गया, तो वो क्यों घूमेगा? वो नहीं घूमेगा।
वो बिल्कुल नहीं घूमेगा भाई। और आपको मैं बता दूं, आपको अगर ऐसा लगता हो, अगर आपको ऐसी गलतफहमी हो तो मैं आपकी ये गलतफहमी दूर कर देता हूं। अगर आपको लग रहा है, लेट्स से अगर मैं लेट्स से बात कर लूं, ये लेट्स से इंडिया का, और अच्छा बना देता हूं ना, ठीक है, लेट्स से ये इंडिया का जो मैप है, लेट्स से, ठीक है, अब जैसा भी है इंडिया का मैप बना दिया मैंने, ठीक है, और लेट्स से यहां नीचे, ठीक है, यहां लेट्स से, यहां से लेट्स से बैंगलोर से दिल्ली फ्लाइट आना था। अब एक बार जब फ्लाइट टेक ऑफ कर लिया, तो आपको क्या लग रहा है, फ्लाइट सीधे सीधे ऊपर दिल्ली आ जाएगा ऐसे स्ट्रेट लाइन में? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि धरती गोल गोल घूम रही है। अगर धरती गोल गोल घूम रही है तो दिल्ली आगे निकल चुका होगा, तो फ्लाइट को दिल्ली जाने के लिए, दिल्ली के लिए कभी भी वो ऐसे दिल्ली की तरफ मुंह करके कभी फ्लाइट नहीं उड़ती। उसको मालूम है फ्लाइट वाले को कि ये जो दिल्ली है ये थोड़ी देर बाद आगे निकल जाएगी, तो फ्लाइट वाला उसी डायरेक्शन में चलता है जहां पे दिल्ली पहुंचेगी। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? तो भैया जो प्लेन हवा में उड़ता है ना, ऐसा नहीं है अगर डेस्टिनेशन सीधे है ऊपर तो प्लेन सीधा जाएगा, नहीं। इमेजिन करे, प्लेन क्या करेगा, सारी कैलकुलेशन होगी उसके पास कि धरती गोल गोल घूम रही है। अगर मेरी फ्लाइट लेट्स से 2 घंटे की है तो 2 घंटे में दिल्ली जहां था वहां नहीं रहेगा, अर्थ के साथ घूम चुका होगा, तो फ्लाइट अलग डायरेक्शन में जाती है, तब वो दिल्ली पहुंचती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि फ्लाइट निकली तो सीधे दिल्ली पहुंच गई, सीधे भाई उड़ के। अरे भाई मेरी जान, ये रहा धरती, और धरती भैया अपने एक्सिस पे गोल गोल घूम रही है। तो मान लो यहां बैंगलोर से, लेट्स से यहां बैंगलोर से फ्लाइट निकली, उसको दिल्ली तक जाना था, ठीक है, बैंगलोर के सीधे ऊपर दिल्ली था, बट अगर फ्लाइट सीधे जाएगी तो भैया दिल्ली छूट जाएगा, क्योंकि जब वो गोल गोल घूम रहा है तो थोड़ी देर बाद दिल्ली यहां पहुंच चुका होगा, और फ्लाइट यहां पहुंचेगी तो उसको दिल्ली मिलेगा ही नहीं। इसीलिए फ्लाइट खुद टेढ़ा उड़ेगी ताकि जब वो अर्थ की रोटेशन को मैच करके सही जगह लैंड कर पाए। एक बंदा कह रहा है फ्लाइट तो धरती पे ही होगी ना। वाह रे मेरे शेर वाह। बेटा फ्लाइट ऐसे रनवे पे दौड़ दौड़ के दिल्ली नहीं पहुंचती, हवा में उड़ती है, पहले हवा में जाती है, फ्लाइट हवा में है। देख ये देख, अरे कैसे समझाऊं भाई, तुम लोग एकदम ही ढक्कन हो यार, एकदम ही ढक्कन हो तुम लोग तो। जय, कैसे पढ़ेगा रे फिजिक्स तू भाई, कैसे फिजिक्स पढ़ेगा मेरी जान? अब ये थोड़ा सा भाई तुम लोग अपने सही में भाई च्यवनप्राश खाना चालू कर दो तुम लोग, क्योंकि तुम लोग का लग रहा है थोड़ा सा गया। ठीक है, चलो, तो ये वाली बात आपने नोट कर लेनी है। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर हेडिंग डालो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? अबे लिखने का टाइम दिया तो था, ये लिखना है एक लाइन लिखने में कितना टाइम लगता है? जल्दी लिखो बे, जल्दी लिखो। चलिए, नाउ एक हेडिंग डालिए अपने कॉपी में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? ठीक है ना, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। तो चलिए, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है भाई? देखो, अब एक बात को समझो, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, एक घड़ी चाहिए, एक ऑब्जर्वर चाहिए, है ना, अटैच टू अ फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए, कहने का मतलब क्या है उसको समझाता हूं, एक बार समझो। जैसे कि हमने पहले भी बात किया है, अगर हमें किसी की पोजीशन नापनी है तो हमें क्या चाहिए? एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए कि भैया नाप कहां से रहे हो, पोजीशन कहां से ले रहे हो, कुछ तो पता होना चाहिए। तो लेट्स से ये, इसको देखो एक बार, लेट्स से ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है ना भाई? तो ये हो गया आपका ओरिजिन।
अब आपको किसी की पोजीशन चाहिए, लेट से आपको एक पॉइंट चाहिए हवा में, लेट से पॉइंट पी चाहिए, तो भैया पी का कोई अपना एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कोई वाई कोऑर्डिनेट होगा, कोई जेड कोऑर्डिनेट होगा, और आपको बता चुका हूं पहले भी वेक्टर पढ़ाते हुए कि ये वाला वेक्टर जो होगा वो पी की पोजीशन बतलाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये पी की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में आ गई, ओ के रिस्पेक्ट में, है ना। अब ओ क्या है हमारा, ओ बेसिकली एक रेफरेंस पॉइंट है। आपको मन में ऐसे इमेजिन करना है जिसके भी रेफरेंस में हम पोजीशन बना रहे हैं वो एक ऑब्जर्वर है, वो क्या है, एक ऑब्जर्वर है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक ऑब्जर्वर हो गया, ये हमारा एक ऑब्जर्वर हो गया जो सबकी पोजीशन देखेगा, ठीक है ना, कौन कहां बैठा हुआ है ये उसको देखेगा। अच्छा जी, इसके पास एक घड़ी भी होनी चाहिए। घड़ी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि यार अगर एक बात बताओ, अगर वो पॉइंट पी कहीं मूव करेगा, लेट्स से उसने 10 मीटर मूव किया और 1 सेकंड लिया, तो ऑब्जर्वर बोल तो पाएगा ना कि यार ये तो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो घड़ी भी तो चाहिए देखने के लिए। इसीलिए इस ऑब्जर्वर के पास एक घड़ी भी होनी चाहिए, ठीक है, एक घड़ी भी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, एक घड़ी भी होनी चाहिए और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए। तो ऑब्जर्वर था, ऑब्जर्वर के पास कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ऑब्जर्वर के पास घड़ी थी, और ये तीनों ऑब्जर्वर, कोऑर्डिनेट सिस्टम और घड़ी ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये मिलकर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं कि जिसमें हम कोई भी चीज मेजर कर सकें, ठीक है। एक तुम्हें छोटा एग्जांपल देता हूं, मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे ये दो बातें अलग अलग हैं। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, बहुत ध्यान से। देख बेटा, देख, एक काम करते हैं, तू ऐसे इमेजिन कर, एक बालक, एक ऑब्जर्वर, एक बालक ए, ये धरती पे खड़ा हुआ है, और यहां पे पेड़ पे, ये रहा पेड़, और यहां पेड़ पे एक चिड़िया लेट से बैठी हुई है, एक चिड़िया यहां पे लेट से बैठी हुई है, ठीक है। चोंच बना दी चिड़िया की, ये चिड़िया यहां बैठी हुई है, ठीक है। ज्यादा चिड़िया पे जज मत करो, चिड़िया है ये, ठीक है, ये चिड़िया बैठी हुई है, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। दूसरा यहां पे एक क्या था, एक और बच्चा था, एक बच्चा यहां पे बस में बैठा हुआ था, ठीक है। ये एक बस जा रही थी बगल में, रोड पे से एक बस जा रही थी, ठीक है। ये बस रोड पे चल के जा रही है, इसके अंदर भी एक व्यक्ति बैठा हुआ है, लेट से, ठीक है, ये बैठा हुआ है, इस व्यक्ति का नाम है लेट से बी, ठीक है। अब चलिए, ये बस लेट से हम कह रहे हैं कि ये बस खुद वी से जा रही है, आगे कहीं ट्रैवल कर रही है। अब एक बात समझने की कोशिश कर बेटा, अब मैं बोल रहा हूं कि बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, ये ऑब्जर्वर है तो इसका एक रेफरेंस फ्रेम होगा, इसकी खुद की एक एक्स एक्सिस होगी, इसकी खुद की एक वाई एक्सिस होगी, और यहां से ये चिड़िया का एक पोजीशन होगा, लेट्स से पोजीशन ऑफ चिड़िया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, दैट इज पोजीशन ऑफ चिड़िया विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है ना, RCA लिख दिया, ठीक है, ये एक वेक्टर आ गया। अब ये देख, ये बच्चा जो है ये रेस्ट पे है, तो चिड़िया भी यहां पे बैठी हुई है, ये रेस्ट पे है, चिड़िया रेस्ट पे है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये RCA कभी बदलेगा नहीं, ये RCA हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, ये जो B है, अगर B एक दूसरा ऑब्जर्वर है तो B का अपना एक्स एक्सिस होगा, B का अपना वाई एक्सिस होगा। देख ध्यान से, अब सोच के देख, तूने B से एक पोजीशन वेक्टर बनाया ये चिड़िया को नापने के लिए, ठीक है ना, चिड़िया को नापने के लिए, और इसका नाम दे दिया पोजीशन ऑफ चिड़िया विद रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ चिड़िया विद रिस्पेक्ट टू बी। अब लेकिन एक चीज देख, थोड़ी देर बाद क्या होगा पता है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये बी वाला जो बच्चा है ना, बहुत ध्यान से देख इस बात को, ये जो बी वाला बच्चा है, ये पूरा बी वाला बच्चा ये उठ के आगे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी आगे जा रही है, तो बी वाला बच्चा आगे चला जाएगा। बी वाला बच्चा आगे चला जाएगा तो बी वाले बच्चे को एक बात समझ में आएगी, अरे जो वो पहले वेक्टर नाप रहा था, अब वो तो बदल गया, नाउ दैट हैज चेंज्ड। तो अब उस बी वाले बच्चे के लिए चिड़िया की पोजीशन ये वाला वेक्टर बनेगी, उस बी वाले बच्चे के लिए चिड़िया की पोजीशन बनेगी ये वाला वेक्टर, ठीक है ना। अब ये बी वाला पता है क्या बोलेगा, ये बी वाला बोलेगा, अरे यार पोजीशन ऑफ चिड़िया विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये तो बदल गई, नाउ दिस हैज चेंज्ड, ठीक है। इसको कुछ बोल देते हैं, लेट्स से R' बोल देते हैं। तो ये बी वाले के रिस्पेक्ट में क्या होगा, चिड़िया अपनी पोजीशन बदल दे रही है, यानी कि जो गाड़ी में बैठा है उसको ऐसा लगेगा कि यार चिड़िया मेरे बगल में थी लेकिन गाड़ी आगे चली गई तो चिड़िया पीछे चली गई, तो उसको लग रहा है कि चिड़िया चल रही है। उसको ये तो पता है, हमें
इतना भगवान ने दिमाग दे दिया, हम जान चुके हैं कि यार हम ही चल रहे हैं, चिड़िया नहीं चल रही है। लेकिन फिजिक्स ऐसे काम नहीं करेगी, क्योंकि फिजिक्स में आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठा है तो उसके रिस्पेक्ट में बाहर की दुनिया मोशन में होती है। ऐसे ही हमारे काम चलेंगे भाई, ठीक है ना। तो ये जो बी वाला व्यक्ति था, इसके रिस्पेक्ट में चिड़िया का जो पोजीशन वेक्टर है वो बदल गया। तो सोच के देखो क्या होगा। जो बी वाला व्यक्ति है वो कहेगा क्योंकि चिड़िया का पोजीशन बदल रहा है, चिड़िया मोशन में है, चिड़िया मोशन में है। और जो ए वाला व्यक्ति है उसके रिस्पेक्ट में वेक्टर नहीं बदल रहा है, तो बोलेगा चिड़िया रेस्ट पे है। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? इज दैट थिंग क्लियर? जो बात मैंने आपको अभी बोली, क्या ये बात क्लियर है आपको कि भैया अलग अलग ऑब्जर्वर का अपना अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। यहां पे वही बात मैंने बोली, हम एक ऑब्जर्वर चाहिए, एक घड़ी चाहिए, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। तो घड़ी तो मान लो सबके पास है ही सही, तो ये एक ऑब्जर्वर, इसका ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग चिड़िया का पोजीशन फिक्स है। लेकिन जो व्यक्ति गाड़ी में बैठा है, वो गाड़ी में बैठा हुआ, उसने एक बार चिड़िया को यहां देखा, फिर उसने देखा तो चिड़िया और दूर चली गई, यानी कि बी के रिस्पेक्ट में चिड़िया का पोजीशन चेंज हो जा रहा है। बी के रिस्पेक्ट में चिड़िया का पोजीशन चेंज हो जा रहा है। ये वही कहानी है बेटा, जैसे तुम कभी ट्रेन में या बस में बैठ के जाते हो तो ऐसा लगता है कि पेड़ पीछे भाग रहे हैं, आपकी गाड़ी आगे चलती है, आप खिड़की से बाहर देखते हो, आपको लगता है ये तो पेड़ पीछे जा रहे हैं, है ना, पेड़ पीछे जाते दिखते हैं ना। तो एक्चुअली आपके रिस्पेक्ट में पेड़ के पास वेलोसिटी आ चुकी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके रिस्पेक्ट में, आप ऑब्जर्वर हो, आपके रिस्पेक्ट में उन पेड़ के पास वेलोसिटी आ गई है, क्योंकि उनकी पोजीशन आपसे बदल रही है, आपसे उनकी दूरी बदल रही है, ठीक है। और एक और बात बहुत ध्यान से सुन लो, ऑब्जर्वर कभी खुद के रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं हो सकता। जैसे कि मैं खुद के रिस्पेक्ट में कभी मोशन में नहीं हो सकता। क्यों? जैसे मान लो, सोच के देखना, मैं गाड़ी से जा रहा हूं, मैं बाइक पे 100 की स्पीड से चल रहा हूं, तो मुझे थोड़ी लगेगा कि मैं चल रहा हूं, मुझे लगेगा दुनिया पीछे जा रही है। वो तो हमें ब्रेन दिया, तो हमें पता है कि हम भगा रहे हैं गाड़ी। बट इन रियलिटी, इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, ऐसा होता है कि ऑब्जर्वर की खुद के रिस्पेक्ट में कभी वेलोसिटी नहीं हो सकती, क्योंकि वेलोसिटी होने का एक नियम है, पोजीशन बदलनी चाहिए। यार मेरी मुझसे पोजीशन कैसे बदलेगी? मेरी मुझसे पोजीशन है 0 मैग्नीट्यूड की, मैं खुद हूं, तो मेरे से कभी मेरी खुद की दूरी कैसे बन सकती है? नहीं बन सकती। तो कभी मुझसे मेरी दूरी बदलेगी नहीं। जब मुझसे मेरी खुद की दूरी बदलेगी नहीं तो वेलोसिटी होगी नहीं। लेकिन भले ही ये पेन, ये मार्कर स्टेशनरी हो, अगर मैं आगे चलूंगा तो मुझसे इसकी दूरी बढ़ जाएगी। तो मेरे लिए ये मार्कर या ये पॉइंटर मोशन में आ गया है, भले ही ये रेस्ट पे था। ये रेस्ट में किसके रिस्पेक्ट में था? बाकी लोगों के रिस्पेक्ट में, ये दीवार के रिस्पेक्ट में, बट मेरे रिस्पेक्ट में तो भाई इसने अपनी दूरी बढ़ा ली है। तो इसीलिए ये मार्कर मेरे रिस्पेक्ट में मोशन में है, ठीक है। चलिए, क्या ये बात क्लियर है? चलिए, इज दैट क्लियर? तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऑब्जर्वर, एक उसकी घड़ी और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये तीनों का मिला जुला जो एक ये कह सकते हो कि एक फ्रेमवर्क है, उसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि हम किसी चीज को कहां से देख रहे हैं। आप ऐसे अभी के लिए ऐसा मान के चलो जो कोई एक ऑब्जर्वर है, अगर आपको कल को सवाल में बोल दे लेट्स से बी इज ऑब्जर्वर, तो बाय डिफॉल्ट आप मान के चलना कि बी के सर पे एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस लेके वो घूम रहा है। आप ऐसे मान के चलो हर व्यक्ति एक्स वाई जेड अपने सर पे लेके घूम रहा है। अगर उसके रिस्पेक्ट में कोई चीज अपनी पोजीशन बदलेगी तो वो उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कैरी करेगी। क्लियर है? चलिए, ठीक है, आई होप ये बात क्लियर है। तो जो भी कोई ऑब्जर्वर होगा, एवरी ऑब्जर्वर हैज वन कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच टू इट। हर ऑब्जर्वर के ऊपर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेके चल रहा है, ठीक है ना। ऐसा आप मान के चलो, ठीक है। कोई भी ऑब्जर्वर होगा उसके सर पे एक्स वाई जेड के ये 3 एक्सिस होंगी, जिससे क्या है, वो अगर कोई उड़ती हुई चिड़िया को देखता है तो अगर उड़ती हुई चिड़िया को देखता है तो उसकी आंखों से
उसकी आंखों से ये जो वेक्टर बनता है वो चिड़िया का पोजीशन वेक्टर होता है। अब अगर चिड़िया उड़ के दूर चली गई तो चिड़िया के पास वेलोसिटी है, या चिड़िया वहीं बैठी है और ये आदमी कहीं चला गया तो भी माना जाएगा कि चिड़िया के पास वेलोसिटी थी। हाँ, इसमें कुछ लिखना नहीं है, जितना बोर्ड पे बना हुआ उतना बना लो, ये वाला बनाने की भी जरूरत नहीं है। इस पे हम और अभी जब एनएलएम में आएंगे तो इस पे और बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, तो ये वाला पोर्शन तो आप ना बनाओ तो भी चलेगा, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है। आप पिछला वाला पूरा पूरा बना लो। क्या बनाना है मैं एक बार दिखा दे रहा हूं, वॉट यू हैव टू ड्रॉ, मैं पूरा पूरा आपको दिखा दे रहा हूं, ये स्लाइड ही डिलीट कर दे रहा हूं। चलिए, ये आपको पूरा पूरा बना लेना है। You have to just make all this. अगर तुम लोग चैटिंग छोड़ के मेरी बात सुनोगे तो मैं समझ में आ जाएगा, ठीक है। चैटिंग में लगे रहोगे टक 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 टक, तो भाई ये बहुत बारीक बातें मैं बोल रहा हूं, और ये इतनी बारीक हैं कि अगर तुम्हें नहीं भी समझ में आएंगी ना तो मैं तुम्हें गारंटी से लिख के दे रहा हूं, मेंस लेवल तक के सवालों में पता भी नहीं लगेगा, तुम्हें दिक्कत भी नहीं आएगी, सवाल भी सॉल्व हो जाएंगे। अभी जो सवाल करेंगे उसमें ये सब दिखेगा भी नहीं, ये सब का कोई रोल नहीं है, लेकिन अगर एडवांस में रैंक चाहिए तो यहां पे क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस एकदम फुद्दू से टॉपिक को अपन इतना टाइम दे रहे हैं, क्योंकि आपको मैं समझाना चाह रहा हूं व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब हम किसी चीज को किस मापदंड से देख रहे हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमने रेफरेंस किसको बनाया है। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि भैया मैं एक रोड के कोने में खड़ा हूं, मुझे अपने दोस्त को बताना है कि भाई तू मेरे को यहां लेने आ जा, तो मुझे किसी ना किसी को तो रेफरेंस बनाना पड़ेगा। तो मैं चौराहे को रेफरेंस बना लूंगा, मैं बोलूंगा भाई देख चौराहे पे आ जा, और चौराहे से जो रोड जा रही है लेट्स से ईस्ट की तरफ, उस पर मैं खड़ा हूं। चौराहा क्या बन गया, रेफरेंस बन गया। इसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया कि हम किस फ्रेम से ऑब्जर्व करने वाले हैं चीजों को, उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। चलिए ओके, आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब समय क्या है, व्हाट इज टाइम, व्हाट इज टाइम, व्हाट इज टाइम, टाइम क्या है भाई। तो टाइम क्या है भाई, सिंपल सी चीज है, एक मेजरमेंट डिवाइस किया है ह्यूमंस ने, एक मेजरमेंट को कह सकते हो कि इन्वेंट किया है, एक मेजरमेंट इन्वेंट किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी तो उस दिन आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन में बताया कि भैया सीजियम के इतने रेडिएशन निकलने के समय को 1 सेकंड बोला गया, ठीक है। तो इंसान ने एक मापदंड बना लिया, चाहता तो ऐसा कुछ मापदंड बना लेता कि जब एक पेन ऊपर फेंका जाए और नीचे आ जाए तो इसको 1 सेकंड कहेंगे। अब यार कोई तेज फेंकेगा कोई स्लो फेंकेगा तो ये तो मापदंड वेरी करेगा, इसीलिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि भाई सीजियम के जो रेडिएशंस होंगे उसमें इतने रेडिएशन निकलेंगे, उसको हम 1 सेकंड कहेंगे, वो एनसीईआरटी के टेबल में लिखा हुआ है। मतलब इंसानों ने एक क्या करा, एक मेजरमेंट बना लिया कि भाई इस मेजरमेंट को हम क्या कहेंगे, टाइम कहेंगे, ठीक है ना। और क्यों बनाया, वो क्यों बनाया, उसको बनाया टू ट्रैक द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, कि इवेंट कोई भी वारदात, कोई भी घटना जो घट रही है वो किस क्रम में घट रही है, किसके बाद क्या हो रहा है, वो क्रम कौन बताता है, समय बताता है। घटना 5 बजे हुई कि घटना 5:10 पे हुई, ये किसने निर्धारित किया, ये समय ने निर्धारित किया, हमने समय बनाया, ठीक है ना। चलिए, अ मेजरमेंट डिवाइस्ड बाय ह्यूमंस टू ट्रैक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है ना। इस बात को अपने नोटबुक में डाल लो। चलिए, ये लिखना है, जो भी मैं यहां लिख के लाया हूं सब लिखना है, ठीक है ना, लिखना है भाई, लिखना है। चलिए, उसके बाद क्या है, कुछ बातें और। वी अज्यूम टाइम टू बी एब्सोल्यूट, टाइम को हम रिलेटिव नहीं मानते। मतलब हम मतलब कौन, एज पर क्लासिकल मैकेनिक्स और न्यूटोनियन फिजिक्स। अभी जब तक आपकी मैकेनिक्स चल रही है, मेजरली आपका जो फिजिक्स है दैट इज न्यूटोनियन फिजिक्स, ठीक है ना। हम आइंस्टीन फिजिक्स में आ ही नहीं पाएंगे, शायद लास्ट का 1-2 चैप्टर है जहां पे हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करेंगे, वहां थोड़ा सा रिलेटिव फिजिक्स की बात कर लेंगे, लेकिन मेजॉरिटी पोर्शन इज न्यूटोनियन फिजिक्स, जहां पे समय रिलेटिव नहीं है, समय इज एब्सोल्यूट प्योर, वो एक धारा है,
वो लगातार बहती जा रही है, ठीक है ना। और हम किन वेलोसिटी से डील करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं उन सारी वेलोसिटीज की जो बहुत बहुत छोटी होंगी स्पीड ऑफ लाइट से। मतलब हमारे मैकेनिक्स में जहां कहीं भी स्पीड वेलोसिटी की बात आएगी वो श्योर होगी कि वो बहुत कम होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। गुरुजी अगर कम नहीं हुई तो हम लोग न्यूटोनियन फिजिक्स से हटकर हम चले गए होंगे रिलेटिव, ये कह लो कि आइंस्टीन फिजिक्स के अंदर, जहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी आना चाहिए। तो जब भी कोई चीज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट के मूव करेगी तो वहां पे रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा जो अभी स्कोप है दैट इज न्यूटोनियन फिजिक्स, और ये तब तक ही सही काम करेगी जब तक हमारे जो भी मोशन की बात होंगी वो वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल ना हो, ठीक है ना। चलिए, टाइम इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, मतलब कभी भी डेल्टा टी या कि मतलब समय फाइनल, डेल्टा क्या होता है आपको बताया था, फाइनल माइनस इनिशियल, आगे वाला समय हमेशा पीछे वाले से ज्यादा होगा। टाइम का कभी भी डेल्टा लोगे पॉजिटिव डेल्टा ही मिलेगा, कभी भी टाइम का डेल्टा नेगेटिव नहीं मिलेगा, याद रखना ये बात। सर क्या टाइम नेगेटिव हो सकता है? देखो अब कुछ जगह पे मैं टाइम नेगेटिव लूंगा, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इंस्टेंट कैन बी नेगेटिव, इंस्टेंट कैन बी नेगेटिव। अब ये कैसे? सर क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चे, ये कहना चाह रहा हूं कि अगर टाइम एक धारा है, अगर टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है, तो अगर मैंने किसी एक समय को लेट से अपने कन्वीनियंस के लिए 0 मान लिया है, तो उससे 1 मिनट पहले वाली वारदात को मैं -1 मिनट कह सकता हूं, मैं -1 मिनट कह सकता हूं, ठीक है ना। जैसे कि मान लो मैं अभी इसी पल को मैं बोल दूं, जैसे आपने यूट्यूब पे देखा होगा लाइव चलती है 0,0 पे, जैसे ही आप 10 मिनट या पीछे 10 सेकंड करोगे तो टाइम क्या दिखाता है? -10 सेकंड। तो टाइम नेगेटिव थोड़ी होता है, लेकिन इंस्टेंट कि आप जहां देख रहे हो जिसको 0 माना गया है उससे आप 10 मिनट या 10 सेकंड पीछे हो, इसलिए वो नेगेटिव हो सकता है। टाइम आपको बताया गया होगा कई बार, बार आपने, कई बच्चों ने मुझसे बेसिक मैथ्स में भी कई जगह पूछा कि सर आप टाइम को नेगेटिव ले रहे हो, तो क्यों ले रहे हो? अरे यार मैं कह रहा हूं मैं टाइम को नेगेटिव नहीं ले रहा हूं, मैं एक इंस्टेंट को नेगेटिव ले रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं अभी ये इंस्टेंट 0 सेकंड है या 0 है, तो इससे 10 मिनट पहले वॉज -10, ये मैं कह रहा हूं। समय हमेशा बढ़ रहा है, टाइम आगे चल रहा है। क्या बात क्लियर हुई? इज दैट क्लियर? क्या ये बात क्लियर हो गई भाई? हाँ, टाइम स्टैम्प, किसी बच्चे ने पूछा टाइम स्टैम्प क्या है? यही किसी इंस्टेंट के टाइम को ही हम टाइम स्टैम्प कहते हैं, इसे ही हम टाइम स्टैम्प कहते हैं। क्योंकि अगर मैंने इसको 0 बना दिया तो ये -1 रहेगा, तो वो उसका स्टैम्प है, टाइम का स्टैम्प हो गया उस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। हमने इसके बारे में चैप्टर वेक्टर में भी बात कर रखी है, हमने वेक्टर के दौरान भी पोजीशन वेक्टर के ऊपर बात करी है। और क्यों बात करी है? इसीलिए बात करी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ये ऐसी चीजें हैं जो विजुअली दिखती हैं, बहुत क्लियरली दिखती हैं। तो वेक्टर को समझना, वेक्टर की फील लेने में बहुत हेल्प करी इसने हमारी। लेकिन अब हम काइनेमेटिक्स के नजरिए से इसको देखेंगे आगे और बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आ जाइए। तो क्या है, पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लो। डेफिनेशन है पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज इट्स लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट अटैच्ड टू रेफरेंस फ्रेम। अब हर बार ये रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस पॉइंट आता रहेगा, आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए पिक्चर। रेफरेंस फ्रेम क्या है? बेसिकली एक ऑब्जर्वर, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और या कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हो सकता है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक ऑब्जर्वर और घड़ी। अपन ये मान के चलेंगे घड़ी है, दिखाऊंगा नहीं हर बार बना के घड़ी, लेकिन ऑब्जर्वर देख पाएंगे, है ना, रेफरेंस फ्रेम देख पाएंगे। तो अब किसी ये रेफरेंस के फ्रेम में, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहां पे समझते हैं इस चीज को यहां पे डायग्राम से समझते हैं। लेट से मैंने एक रेफरेंस फ्रेम बनाया, ठीक है। मैंने अब इसमें हर बार मैं 3D बनाऊं ऐसे जरूरी नहीं है, मैं अपने हिसाब से जितना समझाने के लिए जरूरी है वो बना रहा हूं। लेट से ये x है, लेट से ये y है, ठीक है ना। अब ये है ओरिजिन, तो ओरिजिन पे हम ये मान सकते हैं जनरली बाय डिफॉल्ट कि हमारा ऑब्जर्वर ओरिजिन ही है,
जब तक कोई ऑब्जर्वर नहीं है तो हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है, ओरिजिन। हम सारी पोजीशन ओरिजिन से तो नापने वाले हैं, तो हमारा ऑब्जर्वर भी ओरिजिन पे ही है, ऐसा मान के चलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब अच्छा देखो, जब तक बहुत एक्सप्लिसिटली बोला ना जाए कि एक ऑब्जर्वर था फिर दूसरा था, तब तक ऑब्जर्वर के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ऑब्जर्वर है मान के चलो, कहां बैठा हुआ है, हमेशा ओरिजिन पे बैठा हुआ है, क्योंकि सारी जो मेजरमेंट होगी वो ओरिजिन से ही होगी, तो ऑब्जर्वर ओरिजिन पे है ऐसा मान के चलो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला कि भाई एक बात समझो, ये एक वेक्टर बनाया मैंने, ये वेक्टर बनाया जो यहां पे किसी पॉइंट P की पोजीशन बता रहा है, लेट्स से x0, y0, है ना। और अगर हम 3D भी बनाना चाहें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे तीसरा भी आ जाएगा, सो इट कैन बी 3 ऑल्सो, है ना। यहाँ पे कोई z0 भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट P का ओरिजिन से पोजीशन दिखा रहा है, सो दैट इज पोजीशन ऑफ P वेक्टर, है ना, पोजीशन ऑफ P। और अगर और अच्छे से लिखना चाहते हो तो लिख दो पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O, ऐसे लिख दो, है ना। ऐसे भी लिखा जा सकता है, और कैसे लिखा जा सकता है, और लिखा जा सकता है O से P का वेक्टर लिखा जा सकता है। तो ये सारी चीजें सेम चीज ही बता रही है, ठीक है ना। क्या बता रही है ये P की पोजीशन बता रही है एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है ना। तो क्या होता है, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। यहां पे रेफरेंस पॉइंट क्या है, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट है ये क्या है, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। और रेफरेंस फ्रेम क्या है, तो ये पूरा का पूरा आपका रेफरेंस फ्रेम है। सो ये रेफरेंस फ्रेम क्या है, सो ये पूरा का पूरा जो फ्रेम देख रहे हो आप एक्स और वाई, ये आपका रेफरेंस फ्रेम है। चलिए ठीक है, तो ये होती है पोजीशन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। सो अब सबसे पहले देखेंगे पोजीशन 1D में क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 डायमेंशन में अगर पोजीशन की बात करें तो क्योंकि हमारा पहले चैप्टर है मोशन इन 1D, तो हम सबसे पहले 1D में देखते हैं व्हाट इज पोजीशन। चलिए देखते हैं। तो लेट्स से ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये है आपकी माइनस एक्स एक्सिस, ये है आपका ओरिजिन, ये है आपका लेट्स से +1 +2 +3 या जो कुछ भी हो, ये -1 -2 -3, है ना, व्हाटएवर। अब देखो, मान लो एक ऑब्जेक्ट है A और एक ऑब्जेक्ट है लेट्स से B, ठीक है ना। तो अगर मुझे बोलना है लेट्स से पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू O कौन है, ये रहा ओरिजिन, ठीक है ना, दैट इज O। इसको 0 मत पढ़ो, ये O है, O लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे ना, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आई जस्ट मेक इट लिटिल बिग, दिस इज O, ठीक है, ओरिजिन, ठीक है। चलिए अब अगर मैं लिख रहा हूँ पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू O वेक्टर, क्योंकि पोजीशन एक वेक्टर है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि भैया मैं O से A की पोजीशन चाहिए, कहाँ जाना पड़ेगा, राइट, 1 2 3 यूनिट। तो मुझे लिखना पड़ेगा 3 i कैप, क्यों, क्योंकि x के डायरेक्शन में है, x का डायरेक्शन बोले तो i कैप, ठीक है ना। अच्छा जी, और मान लेता हूं सब कुछ मीटर में काउंट हो रहा है, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं, सो दिस विल बी इन मीटर, ठीक है, सिंपल एज दैट। ये हो गया आपका, आप ऐसे लिख लो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 मीटर आई कैप, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना, दोनों बात एक ही है। लेकिन अब पोजीशन ऑफ बी की बात करूं, अगर मैं बी के पोजीशन की बात करूं ओ के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखा जाएगा, कितना दूरी है ओ से, यह है 1 मीटर, तो 1 मीटर। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है -i कैप, नेगेटिव एक्सिस के तरफ है, ठीक है। तो इसी को आप देखेंगे कई बार लिखा रहेगा +3i कैप मीटर, और यही आपको दिख जाएगा -1 i कैप, ठीक है, ये दिख जाएगा। अब बात को समझना है, ठीक है, अब बात को समझना है कि जब तक हम 1D में खेल रहे हैं, ठीक है ना, इन 1 डायमेंशन, तो क्या होता है, डायरेक्शन या तो +i कैप होगी या -i कैप होगी, यानी कि एक कोई भी यूनिट वेक्टर होगा, उसका पॉजिटिव होगा, उसका नेगेटिव होगा। इसीलिए हम 1D में जब तक खेलते हैं तब तक हम इन i कैप और -i कैप को छोड़ सकते हैं, हम सिंपली यूज कर सकते हैं साइन को, ये साइन ही हमें डायरेक्शन बता देगा, ठीक है ना। इसको +3 मीटर लिख सकते हैं,
इसको -1 मीटर लिख सकते हैं। और आपको बता दूं ये जो साइन है, ये दोनों साइन हमें क्या बताएंगे? दी साइन विल टेल अस डायरेक्शन। साइन विल टेल अस डायरेक्शन। क्या ये बात क्लियर है? इसीलिए नाइन्थ क्लास में बिना वेक्टर पढ़ाए मोशन नामक चैप्टर पूरा पढ़ा दिया गया, सिर्फ एक चीज को यूज करके, प्लस और माइनस, जिसको वहां पे कहा गया साइन कन्वेंशन। लेकिन अभी मैं आपके लिए एकदम सिंपल कर दे रहा हूं, 1D में पोजीशन पढ़ा रहा हूं, तो ए की पोजीशन क्या है? सिंपल +3। कहां से? ओ के रिस्पेक्ट में। सर ये कहां लिखा है कि ओ के रिस्पेक्ट में देखना है? हमें यहां लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। अगर कभी भी कोई चीज ऐसे लिखी गई है, RAO लिखी गई है, इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। इसको ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है ना? ये ऐसे पढ़ा जाता है। व्हाट इज दिस? पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है ना? तो ओ के रिस्पेक्ट में अगर मैं वेक्टर बना के दिखाऊं, तो ये रही ए की पोजीशन। ये वेक्टर कहलाएगा RAO वेक्टर, ठीक है ना? और ये लेट्स से दूसरा वेक्टर, ये वाला वेक्टर कहलाएगा RBO, ठीक है? ये वेक्टर कहलाएगा RBO। ये वाला वेक्टर कहलाएगा RBO, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ। बट अगर हम 1D में खेल रहे हैं, फिर से बात दोहरा रहा हूं, 1D में खेल रहे हैं, तो हम इस आई कैप को हम त्याग सकते हैं, छोड़ सकते हैं। सिर्फ प्लस और माइनस के भरोसे हम खेल सकते हैं। प्लस हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन, माइनस हमारा नेगेटिव डायरेक्शन। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अभी आगे बढ़ते हैं। अब पोजीशन की बात करते हैं 2 डायमेंशन में। ठीक है ना? तो 2 डायमेंशन में बात करने के लिए मैं काम करता हूं, मैं 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूं। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, और एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है ना? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है ना? अब देखिएगा, बहुत ध्यान से इन बातों को समझिए, जो मैं समझाना चाह रहा हूं भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज बिल्कुल भी लाइट मत लीजिए, इन चीजों को समझिए। अच्छा समझ में आएगा तो आगे आपको आराम रहेगा, आगे तकलीफ नहीं होगी। और अगर आप ढंग से अभी नहीं समझेंगे तो बाद में दिस विल बी लिटरली लॉट ऑफ पेन फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसलिए अभी जितना समझा रहा हूं बच्चों, मेहनत करके समझ लो इस चीजों को। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं 2 डायमेंशन की। 2 डायमेंशन में हमें एक प्लेन के बारे में बात करना है। तो अभी के लिए लेट्स से मैंने मान लिया x और y एक प्लेन है ना? एक प्लेन है XY, जिसमें x एक्सिस है, y एक्सिस है। अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो कोई पॉइंट P की लोकेशन कैसे दी जाएगी पता है? कैसे दी जाएगी पता है? मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे x में कितना चलना है, लेट्स से x0 चलना है, और मुझे y में कितना चलना है, ये मुझे पता होना चाहिए। तो लेट्स से y0 चलना है, तब जाके मैं p की पोजीशन बोलूंगा x0, y0, है ना? यानी कि 2 डायमेंशन, तो कोई पोजीशन बताने के लिए 2 वेरिएबल लगेंगे। कितने वेरिएबल लगेंगे? 2 वेरिएबल लगेंगे। ठीक है, 1 डायमेंशन में 1 डायमेंशन था तो सिर्फ 1 वेरिएबल में काम हो गया था। ठीक है ना? सिर्फ एक वैल्यू बताने से पोजीशन मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे 2 चाहिए, कितना x0, कितना y0। उस हिसाब से ये p की पोजीशन मिलेगी। मतलब ये है ओरिजिन लेट से। तो अगर मैं लिखना चाहूं इसके बाद व्हाट इज द पोजीशन ऑफ p, तो पोजीशन ऑफ p लिखना पड़ेगा। पोजीशन ऑफ p बाय डिफॉल्ट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही होता है, तो लिखना पड़ेगा x0 i कैप प्लस y0 j कैप। ठीक है, ऐसे मिलेगी पोजीशन।
अगर मैं देखो, अगर मैं कभी आर पी लिख रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट आर पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही है। हर बार ये लिखने से बड़ा बड़ा रहता है, कंफ्यूजन रहती है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ट्रिम करके आर पी इज नथिंग बट पोजीशन ऑफ पी, ठीक है ना, आर पी इज नथिंग बट पोजीशन ऑफ पी, सिंपल एज दैट, ठीक है। चलिए, तो आर पी वेक्टर मैं बना, अब यहां पे दो एक्स नॉट और वाई नॉट दो इनपुट चाहिए थे, तब हम पोजीशन बता पाए। अब यही अगर पोलार कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे, अगर पोलार कोऑर्डिनेट की बात कर लें, इफ यू टॉक अबाउट लेट्स से पोलार कोऑर्डिनेट, तो इसमें भी लेट्स से ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस, तो भैया पोलार कोऑर्डिनेट में आपको वही पॉइंट P बताने के लिए एक तो चाहिए कि वो P कितना दूर है, यानी कि यू नीड दैट R डिस्टेंस एंड यू नीड दिस एंगल थीटा, ये दो चीज चाहिए, तब जाके पॉइंट P बता पाएंगे। दैट मीन्स यू नीड R एंड थीटा। तो यहाँ पे भी कितने वेरिएबल लग गए, दो वेरिएबल। ये वेरिएबल कौन से हैं, पोलार कोऑर्डिनेट वाले, ये वेरिएबल कौन से हैं, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाले। क्या आपको अंतर समझ में आ रहा है पोलार कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में? क्या आपको अंतर समझ में आ रहा है? पोलार और कार्टेशियन पे हमने वेक्टर के टाइम पे भी बहुत बार डिस्कशन किया था, अभी भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल x बनाया, एक y बनाया, देखो कैसे पहुंचा मैं P तक, देखो कैसे पहुंचा मैं P तक, ऐसे पहुंचा x में और y में, और यहां कैसे पहुंचा, एक फिक्स्ड दूरी और एक फिक्स्ड एंगल, यानी कि एक वेरिएबल r, एक वेरिएबल थीटा। क्लियर है? चलिए, आई होप ये दोनों ही बातें क्लियर हैं। अच्छा, अब अगर कोई मुझसे पूछ ले कि भैया एक काम करो ना, पोलार और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रिलेशन निकाल लो ना प्लीज, रिलेशन निकाल लो ना, तो निकाला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये वाली दूरी क्या आ जाएगी, हमें अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो ये r है, ये थीटा है, तो थीटा के साथ क्या बनता है, r cos थीटा, ठीक है। और ये वाला क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम r sin थीटा। तो अगर देखा जाए दोनों सिस्टम बनाने के बाद, आप अपने नोटबुक में दोनों सिस्टम बनाने के बाद आप लोग नीचे लिखिएगा, आर पी इज इक्वल टू एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप, और एक्स नॉट जो होगा वो होगा आर कॉस थीटा के बराबर, है ना, और वाई नॉट जो होगा दैट विल बी आर साइन थीटा के बराबर, ठीक है। ये कहां से आया, ये डायग्राम में मैंने शो कर रखा है कि ये आर कॉस थीटा है, ये आर साइन थीटा है, ठीक है ना। तो एक्स नॉट इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई नॉट इज इक्वल टू आर साइन थीटा, इसीलिए आर पी को आप और क्या लिख सकते हो, आर पी को लिख सकते हो आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। क्या ये बात क्लियर है? चलिए, आई होप ये बात क्लियर है। एनी डाउट इन दिस? एक बार जल्दी से क्लियर लिख दो भाई, एक बार जल्दी से क्लियर लिख दो, एक बार जल्दी से क्लियर लिख दो यार, ठीक है। और यही बात जब हम 3D में आ जाएंगे, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूं। 3D में लेट्स से ये एक एक्स एक्सिस हो गई, ये लेट्स से आपकी वाई एक्सिस हो गई, और लेट्स से ये आपका यहाँ पे जेड एक्सिस हो गया भाई, ये आपकी जेड एक्सिस हो गई। तो ये आपकी जेड एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, और ये आपकी वाई एक्सिस। अब अगर किसी का आपको पोजीशन चाहिए 3 डायमेंशन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको कार्टेशियन बना के दिखा रहा हूँ, आपको ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको x में जाना पड़ेगा कुछ अमाउंट, ठीक है, आपको कुछ अमाउंट x में जाना पड़ेगा, फिर आपको कुछ अमाउंट लेट्स से y में जाना पड़ेगा, तो आपको कुछ अमाउंट y में जाना पड़ेगा, और आपको कुछ अमाउंट z में भी जाना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया लेट्स से z में कुछ अमाउंट जाना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको और छोटा कर देता हूँ, ये पैरेलल इसलिए बना रहा हूं ताकि डायग्राम सुंदर बने। तो इस तरीके से आप एक पॉइंट पे पहुंचेंगे, जिसके लिए आपने लेट्स से आपने
आर एक्स ट्रैवल किया होगा, आपने आर वाई ट्रैवल किया होगा और आपने आर जेड ट्रैवल किया होगा, ठीक है ना। तो ये पूरा ट्रैवल करने के बाद तभी तो, अगर वो आपको बॉक्स बना के फील करा दूं क्या, एक बार बॉक्स बना के फील करा देता हूं, एक बार बॉक्स बना के फील करा देता हूं, आपको अभी फील आ जाएगी, ठीक है। तो एक सेकेंड, अभी आपको फील आ जाएगी। ओहो, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का आपको आर एक्स में चलना पड़ेगा, आर वाई में चलना पड़ेगा, आर जेड में चलना पड़ेगा, तब जाके आपको एक पॉइंट मिलेगा, लेट से पॉइंट पी, एक पॉइंट मिलेगा पॉइंट पी, जिसका जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पॉइंट पी के बारे में यहाँ लिख दे रहा हूँ, पी के बगल में होगा आर एक्स कॉमा आर वाई कॉमा आर जेड, ठीक है ना। आपको हो सकता है बात समझ में आ गई होगी। और यही बात हमने खूब बार, कई बार वेक्टर वाले चैप्टर में भी करी थी, है ना, वाइल अंडरस्टैंडिंग द वेक्टर। तो मैं आपको ये वेक्टर बना के दिखा दे रहा हूँ। ये जो वेक्टर है ये है आर पी, पोजीशन ऑफ पी वेक्टर है। और कैसे लिखा जाएगा, आर पी वेक्टर लिखा जाएगा, आर एक्स चलना पड़ेगा आई कैप में, आर वाई चलना पड़ेगा जे कैप में, आर जेड चलना पड़ेगा के कैप में, तब जाके पी के पास पहुंचेंगे। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर आ गया। क्लियर है? आई होप ये बातें क्लियर हैं। और ये आपको यहाँ पे जो पोजीशन मिला है ये कौन से सिस्टम में मिला है, दिस इज इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे पोलार नहीं बना रहा हूँ, अभी जरूरत नहीं है अपने को, इतना समझ लो बहुत है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। चलिए, तो अब ये तीनों जो हैं, आपने पोजीशन वेक्टर की हेडिंग डाली थी। पोजीशन वेक्टर के अंदर 1D में पोजीशन कैसे देखते हैं, 2D में कैसे देखते हैं, 3D में कैसे देखते हैं, ये तीनों बातें क्लियर हो गई हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब एक सेकंड भाई, तो ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं, एक छोटी सी हेडिंग डाल दो आप, सेम अंडरस्टैंडिंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज रिक्वायर्ड फॉर दिस चैप्टर। ये हेडिंग डाल दो, एक बार ये हेडिंग डाल दो पूरी की पूरी एज इट इज। पोलर कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशन में अभी बात नहीं करेंगे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, उसकी आप बिल्कुल टेंशन ना लो। अभी आप अंडरस्टैंडिंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज रिक्वायर्ड फॉर दिस चैप्टर नाम का एक हेडिंग डाल दो। हाँ, बॉटल आज नया खरीदा हूं, अच्छा कलर है। चलिए, अब सबसे आपने पोजीशन वेक्टर तो कर ही लिया है, अब इस पोजीशन वेक्टर के अंदर आप जहां तक आपने लिखा है उसके बाद एक डायग्राम बनाओ। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले पोजीशन वेक्टर लिख लिया, जितना लिख लिया, उसके बाद ये हेडिंग डाल दी। इस हेडिंग के बाद एक सब हेडिंग डालो, ऐसे स्टार बना के लिख लो, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना एस वेक्टर, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब फटाफट समझते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो लेट से एक y x, ठीक है, मान लेते हैं ये एक कोई पोजीशन वेक्टर था,
लेट्स से ये, ठीक है, और ये पॉइंट P है लेट्स से, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट P है ये टहलता हुआ घूमता टहलता ऐसे कहीं पहुंच गया, ठीक है, और ये जहां पे भी पहुंचा, ठीक है, लेट्स से जहां पे भी पहुंचा तो ये हो गया लेट्स से फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन को मैं लिख देता हूं R इनिशियल वेक्टर, फाइनल पोजीशन को लिख देता हूं R फाइनल वेक्टर, ठीक है। अब ये दो वेक्टर हैं आपके सामने, देखो क्लियरली दिख रहा होगा, R फाइनल वेक्टर, ठीक है। अब दो वेक्टर हैं, नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यार ये सीधा सीधा ये वेक्टर जो है वो डिस्प्लेसमेंट बनना चाहिए, दिस शुड बी द डिस्प्लेसमेंट। तो आपको क्लियरली दिखना चाहिए एक रिलेशन टेल टू हेड इज R फाइनल, यानी कि हम लिख सकते हैं इनिशियल जो भी पोजीशन होती है, जब भी उसमें अगर डिस्प्लेसमेंट जोड़ दिया जाए तो हम फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हमेशा लिखा जा सकता है फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद ये जो ब्लू कलर का देख रहे हो ना, सो ये जो हो गया ब्लू कलर का, दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। अब ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या चीज है, तो इसको हम शॉर्टकट में लेट्स से कैपिटल D और T ही लिख देंगे, लेट्स कॉल इट एज DT, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। तो अभी आपने लिखा है डिस्प्लेसमेंट, उसको समझ लिया। अगली हेडिंग डालिए आप डिस्टेंस ट्रैवल्ड, इसी के नीचे लिख लीजिएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड। भाई अभी ना एक दिन का ही नोट बनवाऊंगा बस, कल से या आज अभी थोड़ी देर बाद से ही नोट सारे उड़ जाएंगे, क्योंकि हम लोग एकदम डीप में घुसेंगे कॉन्सेप्ट को समझने में। तो लिख लो जितना लिखवा रहा हूं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। इसके आगे आप क्या लिखेंगे, इसके आगे आप लिखेंगे एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड, बस इतना, एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड लिख लीजिए। तो क्या हुआ, जैसे ये पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है, ये P टहल के यहां आ गया था, P प्राइम कह देते हैं। तो ये P जो है ये एक्चुअली इस रास्ते टहल के आया था, इस रास्ते, लेकिन रास्ते से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा डिस्प्लेसमेंट रास्ते पे डिपेंड ही नहीं करता है। हमारा डिस्प्लेसमेंट सीधी बात करता है, भैया कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए। तो वो डिस्प्लेसमेंट हमें हमेशा मिलेगा क्या करने पे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करने पे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा हर बार। लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या है, ये है एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड। अब आपको यहां से एक बात समझ में आ रही होगी, एक बात यहां समझ में आ रही होगी, उसको आप नोट डाल के लिख लीजिए। अभी जहां तक लिखा है उसके नीचे लिखिएगा, यहां पे नोट में ऊपर लिख दे रहा हूं, आप लोग उसके नीचे लिखिएगा नोट डाल के। क्या लिखेंगे कि जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो हमेशा ज़्यादा होगा या फिर बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। क्यों, ऐसा क्यों? अगर आप सीधी लाइन पे गए तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है। अगर आपने कुछ भी और किया, घूम के आ गए, कुछ किया, हर बार डिस्प्लेसमेंट विल बी स्मॉलर देन डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो एक नोट डाल के लिख लो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड। ये क्या लिखा है भाई, ये जो लिखा है ना, ये इसको ऐसे पढ़ा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, ये नोट का एक पॉइंट हो गया। नोट का दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट का दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। स्केलर क्वांटिटी है, बट हमेशा दूरी जितनी भी तय करोगे वो 0 से ज्यादा ही होगी। नेगेटिव कैसे हो सकती है? ठीक है ना। तो ऑलवेज
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, एक बार जल्दी से बता दो यहां तक क्लियर हो गया। भाई जैसे ही सवालों में एंटर करेंगे उसके बाद तुम्हें हवा नहीं लगेगी क्या हो रहा है। चलो बेटा, डिस्टेंस पूछा हो तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड ही बताना है, डिस्टेंस वर्ड यूज किया हो तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड के लिए ही डिस्टेंस वर्ड यूज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। आप चुपचाप हेडिंग डालिए और जो मैंने लिखा है वैसे ही नोट कर लीजिए एज इट इज, और प्लीज जो भी हो यहां पे आप 2-3 स्टार लगा दीजिएगा, ठीक है ना। क्यों लगा देना है गुरुजी? क्योंकि दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जहां पे माइन्यूट मिस्टेक होती है। एवरेज वेलोसिटी में नहीं होगी, एवरेज एक्सेलरेशन में भी शायद नहीं होगी। एवरेज स्पीड नामक ऐसी चीज है, जब मैं सवाल पे ले जाऊंगा सबसे ज्यादा गलती एवरेज स्पीड पे होगी। क्यों होगी ये हम समझेंगे बाद में। सबसे ज्यादा गलती एवरेज स्पीड पे ही होती है। क्यों होती है इसको हम समझेंगे बाद में। अभी के लिए नोट कर लो, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, इसे हम एवरेज स्पीड कहते हैं। जो आज तक आप करते आए 9th क्लास में वो एवरेज स्पीड थी, ठीक है। आपने एक्चुअली स्पीड और वेलोसिटी तो सीखा ही नहीं, 11th में आके सीखा है। तो जो आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करते थे वो एवरेज स्पीड हुआ करती थी। चलिए ठीक है, इसको बस नोट कर लो। अभी हम इस पे सवाल करेंगे, सारे टर्म्स देखने के बाद, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या चीज है? एवरेज वेलोसिटी देखो ध्यान से, हमने पहले वेलोसिटी वेक्टर लिखा और ये जो सिंबल दिख रहा है ना आपको, ये एंगुलर ब्रैकेट, ये एवरेज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। अपने एवरेज फंक्शन में भी ये यूज किया हुआ है पहले। तो एवरेज वेलोसिटी इज वेरी वेरी सिंपल। क्या है ये? जैसे वहां क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यहां पे है डिस्प्लेसमेंट, यहां पे है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। और कैसे लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को? एस वेक्टर डिवाइड बाय टी। और कैसे लिख सकते हैं? आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर डिवाइड बाय टाइम टी। ये तरीका है एवरेज वेलोसिटी पता लगाने का। इतना नोट कर लीजिए पहले, यहां तक नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज दिस। पहले यहां तक नोट कर लीजिए, 1 मिनट दे रहा हूं, इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए अब एक बात, जैसे कि आपको यहां पे एक बात बताई गई थी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा या बराबर हो सकता है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है, एवरेज स्पीड में डिस्टेंस है, तो ये दोनों भी डिफर करेंगे। और कैसे डिफर करेंगे देख लो। यहां पे नोट डाल लो, एक नोट डाल लो। ये लाइन लिखने के पहले नोट में ये बात लिख दो कि एवरेज स्पीड जो है वो हमेशा ज्यादा या बराबर होगी किसके? एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। सिंबल पे ध्यान दो, यहां वेक्टर नहीं है इसीलिए एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू
एवरेज वेलोसिटी, बट ये वेक्टर है तो इसका मॉड लेना पड़ेगा ताकि हम कंपेयर कर पाए, ठीक है ना। ये नोट डाल दो और यहां लिख दो एवरेज स्पीड इज नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अगर मैग्नीट्यूड होती, अब ये बात आपको थोड़ा शायद यहां पे इतनी क्लियर नहीं समझ में आ रही होगी, मैं बताता हूं। जैसे कि अब मैं कह दूं, फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि मैं 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ जा रहा था, 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ जा रहा था। आपको मैंने वेलोसिटी बताई, पूरी वेलोसिटी बताई, मतलब मैंने मैग्नीट्यूड भी बताया और डायरेक्शन भी बताया। 10 मीटर प्रति सेकंड से मैं ईस्ट की तरफ जा रहा था, मैग्नीट्यूड 10, डायरेक्शन ईस्ट, ठीक है। अब कोई पूछे सर आपकी स्पीड कितनी थी, तो मैं क्लियरली बोलूंगा कि यार जो मेरी वेलोसिटी थी ना उसका मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड होता है। अगर मैं किसी भी दिशा में जाऊं, अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं तो मेरी स्पीड 10 होगी। मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा स्पीड होता है, हमेशा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा स्पीड होता है। लेकिन यही सेम लॉजिक बच्चा फंस जाता है एवरेज वेलोसिटी में लगा के। इसीलिए नोट लिखा है कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं है एवरेज स्पीड। क्यों नहीं है सर? क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड नहीं है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड एक अलग बात है, डिस्प्लेसमेंट अलग बात है। समझ में आ रही बात? तो इसी तरीके से एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं है, हो सकता है। इसीलिए इक्वालिटी भी दे दी, इसीलिए यहां पे इक्वालिटी भी दे दी, हो सकता है। लेकिन कब? अनटिल द डायरेक्शन डज नॉट चेंज। मान लो चीजें, मतलब जो गाड़ी है वो सीधे ही चले जा रही है, वो कभी डायरेक्शन बदलती ही नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है भाई? ये कम से कम यार, ये है ना जो बात यहां लिखी है ना भाई, ये जो बात यहां लिखी है ना, ये भाई लाख रुपए की बात है। लाख रुपए, हाँ ठीक है, लाख रुपए की बात है, ये लाख रुपए की बात है। सीधा सवाल आता है, गलती कर देते हैं बच्चे। सीधा सवाल याद रखो, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं है। हो सकता है इक्वल है। कब होगा? जब डायरेक्शन ना बदले। जब डायरेक्शन ना बदलेगी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? सेम होंगे। और जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे तब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। क्लियर है? लाख रुपए की बात लिख दी, अब कह रहे हो रिपीट करो, पहले तो सुनते नहीं हो। चलिए अब बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस, ये सब चीजें ज्यादा आसान है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करने का सिंपल सा नियम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। किस रेट से पोजीशन बदल रही है, दैट इज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर सिर्फ वेलोसिटी भी कह सकते हो, दैट इज v वेक्टर इज इक्वल टू dr वेक्टर बाय dt, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब किस रेट से पोजीशन बदल रही है, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिंपल, फ्लैट एंड सिंपल, दैट इज इट, क्लियर, खत्म। अब यहां पे होता है एक मजेदार चीज क्या है? फिर एक नोट डालिए, एक नोट। क्या है वो नोट? वेलोसिटी को लिखा जा सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो, ds बाई dt भी लिखा जा सकता है। सर ये कैसे लिखा जा सकता है? एक जादुई चीज है। क्या है वो जादुई चीज? देखो मैं बता रहा हूं। ये कैसे? y, नोट के नीचे लिख दो y, और y के आगे इसका आंसर करेंगे।
y। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, देखिएगा v वेक्टर इज इक्वल टू ds बाय dt। ये हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि बिकॉज s वेक्टर होता है r फाइनल वेक्टर माइनस r इनिशियल वेक्टर। और देखो कोई भी चीज जिस इनिशियल, उसकी इनिशियल हमेशा क्या मानी जाएगी, फिक्स्ड मानी जाएगी। अरे यार एक मान लो, कोई एक मान लो पार्टिकल है, वो मान लो x इक्वल टू 2 पे था शुरुआत में, बाद में वो कहाँ जा रहा है वो बात की बात है, लेकिन 2 तो बदल नहीं सकता ना। अगर शुरुआत में वो 2 पे था तो r इनिशियल तो हमेशा फिक्स्ड माना जाएगा। इसीलिए इस इक्वेशन में r बदल सकता है, r फाइनल बदल सकता है, r इनिशियल नहीं बदल सकता। तो इसीलिए अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो ds बाई डी टी विल बी एज गुड एज dr फाइनल कह लो या dr कह लो, dr बाई डी टी, ठीक है ना। तो ये r इनिशियल क्या था, फिक्स था, कांस्टेंट था, तो ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना, -0। दैट इज वाई dr बाई डी टी एंड ds बाई डी टी आर इक्वल, dr बाई डी टी एंड ds बाई डी टी आर इक्वल। इसको मैं f हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, f हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको मैं लिख देता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इज r वेक्टर माइनस r इनिशियल वेक्टर। r इनिशियल हमेशा कांस्टेंट होगा, इसीलिए इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ds वेक्टर बाय dt इज इक्वल टू dr वेक्टर बाय dt। और हमने वेलोसिटी बोली थी dr वेक्टर बाय dt, ठीक है ना, तो dr वेक्टर बाय dt इज इक्वल टू ds बाय dt। चलिए, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर भाई? जो बता रहा हूं वो क्लियर है? क्या चल रहा है मैसेज में यार, मेरा बिल्कुल ही फोकस नहीं बन पा रहा है। क्या कर रहे हो तुम लोग यार, सुन भी रहे हो कि नहीं? जो पता नहीं सिंसियर बच्चे हैं वो भी आज देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं पता नहीं। पूरा मोटिवेशन किल कर दिया, पूरा पढ़ाने का माहौल खत्म कर दिया नए चैप्टर में। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, देख लीजिए जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दैट इज पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। कहां पे है माइनस कहां था, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। इसी को अपन ने r फाइनल माइनस r इनिशियल लिखा था, बट अभी r वेरी कर रहा है तो r f ना लिख के सिंपली r लिख दिया। ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आएगा, ds वेक्टर बाय dt इज इक्वल टू dr वेक्टर बाय dt माइनस dr इनिशियल बाय dt। अब इनिशियल तो थोड़ी समय के साथ चेंज होगा, जो इनिशियल था वो था, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इससे ये साबित होता है ds बाय dt इज एज गुड एज dr बाय dt। इसीलिए हम वेलोसिटी वेक्टर को लिख सकते हैं dr बाय dt और या फिर ds बाई dt। तो कभी आप देखोगे मैं डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी बता दूंगा, कभी आप देखोगे मैं पोजीशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी बता दूंगा, मैं दोनों से बता सकता हूं, ठीक है। चलिए, ये बात आई होप क्लियर हो चुकी है, ये बात क्लियर हो गई है शायद। चलिए, जल्दी आने वाले हैं क्वेश्चन पे, बिल्कुल चिंता ना करो। इंस्टेंटेनियस स्पीड को आप क्या नोट करेंगे, इसके नीचे एक सिंपल सी डेफिनेशन डालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड ऑफ v वेक्टर, सिंपल एज दैट, ठीक है। याद रखेंगे इस बात को, याद रखेंगे। चलिए, यहां तक बातें क्लियर हो गई, इन सारी बातों को याद रखेंगे अभी। चलिए, अब एवरेज एक्सेलरेशन, जहां जहां वर्ड एवरेज है वहां बहुत अलर्ट रहना है, बहुत सतर्क रहना है। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, याद रखेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन।
यानी कि v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर डिवाइड बाय टाइम टेकन, t लिख दे रहा हूं मैं सिंपली, डिवाइड बाय t। ये होता है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन हमेशा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ठीक है, सिंपल एज दैट। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अभी सब पे एक एक सवाल करते चले जाएंगे, लास्ट है बस, इसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लास्ट है। किसको डिफाइन कर दूं, किसको? इंस्टेंटेनियस स्पीड को। यही है डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डेफिनेशन है भाई। जितना लिखवा रहा हूं उतना लिख लो बस, कुछ और मत सोचो, मैं सब लिखवा दूंगा, ठीक है। चलिए, आप तो ऐसे भगा रहे हो जैसे आपने सुबह पनवेल निकलना है। भैया भगा नहीं रहे, तुम लिखना तेज करो। एक एक ये फुद्दू फुद्दू टॉपिक पे अगर बैठे रहेंगे ना बेटा, 7-8 लेक्चर में काइनेमेटिक्स मान लो करना है, तो तू बता दे, ये खाली डिफाइन करते रह जाऊं क्या कि आईटी का भी कुछ पढ़ा दूं? सोच के बता दे भाई, एक आध कुछ छूट जाता है तो तू पीपीटी से फिर से लिख लेगा। समझाने पे 3 बार रिपीट कर रहा हूं, वहां तो नहीं बोल रहा कि एक ही बार कर दो, टाइम बचा लो। हाँ भाई, एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन एवरेज एक्सेलरेशन है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिफाइन कैसे करेंगे? जहां पे भी इंस्टेंटेनियस आ गया सिंपली रेट है वो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv वेक्टर बाय dt, सिंपल एज दैट। नोट कर लीजिए इसको, सिंपल। dv बाई dt है एक्सेलरेशन, इसमें कोई टाइम लगने वाली चीज है क्या? तो सब ऐसे फालतू चीजें हैं, अभी तक अपन ने कुछ चालू ही नहीं किया। अभी तो बस ऐसे ही लिखने वाले काम कर रहे हैं। अभी कॉपी सजवा रहा हूं तुम्हारी मैं, अभी कॉपी सजवा रहा हूं, थोड़ी देर बाद दिमाग सजाऊंगा तब मालूम पड़ेगा तुझे। लाखों की बात समझ नहीं आई। लाखों की बात बेटा ये थी कि एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं होती है, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं होती है। यही बोल, क्या आ गया भाई, ये कैसे जाएंगे पीछे यार इसमें? यही तो मैंने सीखा नहीं आज तक, इससे चलते हैं। हाँ आ गया। तो ये एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो नहीं होता है एवरेज स्पीड, ठीक है। चलो चलिए, अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, सिंपल एज दैट। यहां तक अभी मामला क्लियर है, यहां तक मामला क्लियर है, ठीक है। चलिए, हाँ अब आया भाई सवाल। चलिए, अब लिख लीजिए पहला सवाल, और देखो सवाल लिखने में टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो, सवाल लिखने में टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो, ठीक है ना। तुम भाई सवाल देखो, सॉल्व करो। अगर लगता है कि भाई मैं जब तक बता रहा हूं तुम्हारे पास टाइम है लिखने का तो लिख लो, वरना 2 लाइन छोड़ के आखिरी में लिख लेना भाई। सवाल करो, चलो आई एम गिविंग यू टाइम, डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन कह रहा है कि ए कोई था, ए वॉज ट्रैवलिंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड टूवर्ड्स ईस्ट and takes a U-turn in 5 seconds. If the speed was 10 meter per second, find average acceleration. His speed was always constant. इसका आंसर बताइए, what will be the acceleration? स्पीड हमेशा कांस्टेंट थी, एक्सेलरेशन क्या होगा? एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? What will be average acceleration?
चलिए चलिए, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं 0 0 0 0 0। चलिए, अब आप मेरी सुनिए। अब आप सबकी मैंने सुन ली, अब आप मेरी सुनिए। आप सब लोग बहुत अच्छे लेवल के लोग हैं, अब आप मेरी सुन लीजिए। ए जा रहा था ईस्ट के तरफ, मतलब ये ए है और ये 10 मीटर प्रति सेकंड से ईस्ट के तरफ जा रहा था। ठीक है, जा रहा था, ए था बेचारा, जा रहा था। अब ए जाते 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 मन बनाया कि यार यू टर्न मार लिया जाए, यू टर्न मार लिया जाए, और यू टर्न मार के ए इस तरफ जाने लगा, कितने से? 10 से, क्योंकि उसकी स्पीड तो कभी बदली नहीं है ना। तो ऐसे इमेजिन करो, लेट से यहां से उसने टर्न मारना चालू किया, यहां तक टर्न मार के कंप्लीट करके रख दिया। ये पूरा टर्न मारने में ऐसा बताया गया है कि कितना टाइम लगा? टी लगा 5 सेकेंड, 5 सेकेंड का टाइम लगा। ठीक है, चलिए अब आप अगर अपनी दिमाग ना चला के मेरी बात सुन लेते कि एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है वो v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम टेकन होता है। अगर आप ये मेरी बात मान लेते, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले सिखाई, 2 स्लाइड पहले सिखाई, तो आपका आंसर सही आता। अब सर सबसे पहले ये वेलोसिटी है, ये वेक्टर है, तो वेक्टर लिखेंगे, है ना। तो आप सिंपली, क्योंकि ये सिंगल डायमेंशन में हो रहा है, ये सिर्फ आगे और पीछे जाने की बातें हो रही हैं, तो इसको मैं साइन से नोट कर सकता हूं। तो मैं लिख लूंगा इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या लिख लूंगा? +10। +10 क्यों लिख लेंगे गुरुजी आप? बेटा ये प्लस मुझे साइन बता रहा है कि वो आगे की तरफ जा रहा था। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी में लिख लूंगा बेटा, फाइनल वेलोसिटी लिख लूंगा -10 मीटर पर सेकेंड। सर ये माइनस क्यों लिखा? बेटा ये बाईं तरफ जा रहा है, जब दाईं तरफ जा रहा है तो हमने प्लस ले लिया, तो जब बाईं तरफ जाएगा तो हमें माइनस लेना पड़ेगा। अगर तुम्हें प्लस माइनस में ज्यादा दिक्कत हो रही है ना, तो मैं प्लस आई कैप माइनस आई कैप ले लेता हूं, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है तो ले बेटा ले, तू आई कैप लगा के खेल। ये राइट की तरफ जा रहा था, लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, तो पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो प्लस आई, और जब बाद में पीछे आने लगा तो -10, है ना। या तो इसको ऐसे लिख दो 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप। ले बेटा ले, खुश रहे। ठीक है, तो ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। समय कितना लगा? टर्न करने में लगे 5 सेकेंड, तो टी की वैल्यू हो गई कितनी? 5 सेकेंड। अब अगर एवरेज एक्सेलरेशन बताना था, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v फाइनल यानी कि -10 आई कैप, ठीक है, माइनस v इनिशियल प्लस 10 आई कैप डिवाइड बाय टोटल टाइम 5 सेकेंड। तो आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -10 -20 आई कैप डिवाइड बाय 5, तो आंसर आ जाएगा -4 आई कैप, और यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट है वो आ जाएगी। ये आ गया आंसर। तो आंसर आ गया आपका 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा आंसर, 4 आएगा भाई। अब -4 क्यों बता रहा है? -4 इसलिए बता रहा है, ये ऐसा कहना चाह रहा है कि ये टर्निंग लेते समय जो एक्सेलरेशन था या फोर्स था वो कहीं ना कहीं पीछे के डायरेक्शन में था, और वो क्योंकि एक्सेलरेशन आया है तो एवरेज फोर्स भी निकाल सकते हैं, बट अभी एवरेज फोर्स की बात नहीं करेंगे। तो एवरेज एक्सेलरेशन माइनस आ गया, ये मतलब कि आपके एवरेज एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन थी वो ये थी। दिस वाज एवरेज एक्सेलरेशन डायरेक्शन। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? आप अगर अपना दिमाग चलाओगे तो आप नहीं सीख पाओगे। आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या सिखाया जा रहा है। मैं बहुत इत्मीनान से कुछ सिखा रहा हूं, आप सुन नहीं रहे हो। फिर से देख लो, मैंने क्या बोला था 2 स्लाइड पहले। मैंने बोला था एवरेज एक्सेलरेशन जब भी पूछा जाएगा तुम चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन करोगे, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन करोगे। पहला सवाल आया कि भैया एक व्यक्ति दाईं तरफ जा रहा है 10 से, और वो घूम के बाईं तरफ जाने लगा 10 से, है ना। उसने अपनी रफ्तार कहीं पे भी चेंज नहीं करी, स्पीड नेवर चेंज्ड बट वेलोसिटी चेंज्ड। पहले वो दाईं तरफ जा रहा था, फाइनली वो लेफ्ट तरफ जाने लग गया। तो आप क्या लिखेंगे?
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, और सीधे आंसर आ जाएगा एक बार में, सीधे आंसर आ जाएगा एक बार में। ठीक है, तो ये जो एवरेज एक्सेलरेशन पूछा था ये टर्निंग के दौरान का पूछा गया था बस। उसके बाद कोई वेलोसिटी चेंज हुई नहीं, उसके बाद वेलोसिटी कोई चेंज हुई नहीं, टर्निंग के वक्त ही वेलोसिटी चेंज हुई। सर कहां चेंज हुई? हमेशा तो उसकी स्पीड कांस्टेंट थी। अरे भाई तू अपना दिमाग चला रहा है कि नहीं? स्पीड कांस्टेंट थी, वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट हो सकती है? अगर किसी का डायरेक्शन बदल रहा है तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही नहीं हो सकती ना भाई। अरे मेरी जान, स्कूटर चली चली चली, अब यहां से मुड़ना चालू करी, तो जब स्कूटर इस तरफ चली थी ये वेलोसिटी थी, फिर यहां जब स्कूटर थी तो ये वेलोसिटी थी, फिर टर्न ले रही थी ये स्कूटर थी ये वेलोसिटी थी, फिर टर्न ले रही थी ये स्कूटर थी ये वेलोसिटी थी, फिर टर्न ले रही थी ये स्कूटर थी ये वेलोसिटी थी, फिर टर्न ले लिया ये स्कूटर था और ये वेलोसिटी थी। ऐसे टर्निंग हुई है भैया, ऐसे। तो वेलोसिटी कहां कांस्टेंट रही? हर बार डायरेक्शन बदलता रहा, वेलोसिटी बदलती रही क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा था। क्या नहीं बदल रहा था? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यानी कि स्पीड नहीं बदल रही थी। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और कर लीजिए, एक क्वेश्चन और कर लीजिए, इसके बाद छुट्टी कर देंगे आपकी, इसके बाद छुट्टी कर देंगे। इसका मैं डायग्राम बना देता हूं आपके लिए, इसका मैं डायग्राम बना देता हूं आपके लिए, और अभी आप फटाफट इसका आंसर बता दीजिए। ये हो गया आपका ओ हो गया, और ये सर्कल जो है इसका रेडियस जो है दैट इज आर, ठीक है ना, और ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, ये है पॉइंट डी। ठीक है, और इसकी स्पीड जो है वो है u मीटर पर सेकेंड। देखो अब क्या है, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, इसका नाम भी रख देता हूं लेट से p। अब ये p पार्टिकल की स्पीड क्या है? u है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड u मीटर पर सेकेंड। अब क्या पूछा है वो पढ़ते हैं। पहला सवाल, एवरेज स्पीड बिटवीन a टू b। अब कह रहे हैं A से B में एवरेज स्पीड बतानी है, A से B में एवरेज स्पीड बतानी है। चलिए बताइए, व्हाट विल बी एवरेज स्पीड इन A टू B? जल्दी बताइए, एवरेज स्पीड A से B में क्या होगी? जल्दी बताइए, एवरेज स्पीड A से B में क्या होगी? बताइए। एवरेज स्पीड क्या होगी A से B में? बताइए। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी बतानी है A से B में, उसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन बताना है A से D में, है ना, उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है एट एनी टाइम t सेकेंड्स। सो लेट्स से t इज इक्वल टू 0 पे ये कहानी शुरू हुई, ये कहानी शुरू हुई, और भाई अगर ये u से चल रहा है तो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है ये कितने से कवर करेगा? व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस इज पाई बाई 2 इंटू आर। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक का अगर आप एंगल चेक करोगे सो दैट विल बी पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन। तो पाई बाई 2 इंटू आर करेंगे तो आर्क लेंथ मिल जाएगी, सो पाई बाई 2 इंटू आर, ठीक है ना। और अगर ये हमेशा यू से ही चलेगा, इफ इट ऑलवेज कवर डिस्टेंस विद यू स्पीड, तो एवरेज स्पीड तो डायरेक्टली भी बोला जा सकता है u आएगी, बट मैं थोड़ा कैलकुलेशन से करके दिखा देता हूं, ठीक है ना। चलिए कैसे आएगी? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? व्हाट वाज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड वाज डिस्टेंस ट्रैवल्ड। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इज पाई आर बाय 2। और व्हाट इज द टाइम टेकन? सो टाइम टेकन विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड विल बी द टाइम, सो पाई आर बाय 2 u, ठीक है, ये हो गया। तो ये पाई आर बाई 2 कट जाएगा, u ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा u। तो फर्स्ट का आंसर u जो है दैट इज करेक्ट। अब बताओ एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू, व्हाट विल बी एवरेज वेलोसिटी? व्हाट विल बी एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी बताइए, एवरेज वेलोसिटी बताइए।
चलिए अब देखिए, आप फिर बात भूल रहे हैं, आप बात भूल रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला बताया गया था, एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला बताया गया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब ए से बी में यहां से यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? तो सर ये तो कैसे बताएंगे? एक तो तरीका है डायरेक्टली ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो, तो ये बना लोगे तो हम क्या निकाल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। बट अगर आप इतना नहीं करना चाहते या आपको इतनी अकल नहीं आ रही है तो लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को अपन ने क्या सीखा था? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय टाइम टेकन, ये भी तो सीखा था। चलिए अब पार्टिकल पी की इनिशियल पोजीशन क्या है? ये डिस्टेंस है आर, तो आर आई कैप, और फाइनल पोजीशन क्या है? आर जे कैप, क्योंकि बी यहां आ गया, मतलब पी यहां आ गया बी के पास, तो फाइनल पोजीशन है आर जे कैप, इनिशियल पोजीशन थी आर आई कैप, और टाइम कितना लगा? टाइम कितना लगा? यहां से यहां जाने में डिस्टेंस वाज पाई आर बाई 2, तो टाइम कितना लगा? पाई आर बाई 2 डिवाइड बाई यू, सो पाई आर बाय 2 डिवाइड बाई यू, इतना टाइम लग गया, ठीक है ना। ए से बी जाने में इतना टाइम लग गया। तो इससे हमें क्या आंसर मिलेगा? हमें इससे क्या आंसर मिलेगा? आंसर मिलेगा 2u बाय पाई, ब्रैकेट में मिलेगा जे कैप माइनस आई कैप। ये आ गई आपकी एवरेज वेलोसिटी, ये आ गई आपकी एवरेज वेलोसिटी। कहां से कहां तक? ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक ये आ गई आपकी एवरेज वेलोसिटी। और इसका अगर कोई मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोलेगा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोलेगा, सो दैट विल बी, अगर कोई मैग्नीट्यूड पूछ ले, मैं यहां पूछ लेता हूं, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए से बी तक की वेलोसिटी एवरेज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सो दैट विल बी, इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी 2√2u बाय पाई, 2√2u बाय पाई। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अब कई बच्चों को ये समझ नहीं आया कि समय ये कैसे आ गया। तो अभी मैंने फर्स्ट पार्ट में भी करके बताया था, यहां से यहां तक जाने में डिस्टेंस कितना है? पाई आर बाई 2, तो पाई आर बाई 2 इज द डिस्टेंस एंड स्पीड इज u, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। ये आ गया टाइम, ये टाइम मैंने यहां डाल दिया। और ये क्या है? फाइनल पोजीशन, ये वाली इनिशियल पोजीशन, ये वाली। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट लग रहा है तो आप वेक्टर से भी फील ले सकते हो कि अगर वेक्टर बनाते तो ये आता डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन देख रहे हो ऊपर की तरफ जे कैप। अगर इसके कंपोनेंट बनाओगे इस वेक्टर के तो एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, एक कंपोनेंट लेफ्ट में आएगा, ये कंपोनेंट आएंगे। तो भाई इसीलिए एक ये जे कैप आ रहा है पॉजिटिव में और आई कैप आ रहा है नेगेटिव में, क्योंकि ये है, ये वाला जो होगा this component is minus r I cap and this upward component is r j cap। इन दोनों का एडिशन करने पे ही आपको ये डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। बट आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए इतना सोचना थोड़ी है। आप क्या करोगे? आप r फाइनल माइनस r इनिशियल कर लोगे। फाइनल कहां बैठा है भाई? तू P बता भाई कहां बैठा है? P बोलेगा मैं यहाँ y एक्सिस पे बैठा हूं r दूरी पे, तुम बोलोगे चल बेटा फाइनल हो गया r j कैप। इनिशियल बेटा कहां बैठा था? यहां बैठा था, चल बेटा क्या हो गया? आर आई कैप हो गया, ठीक है। आर जे कैप माइनस आर आई कैप, सीधे खटाक आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत है? इतने एरो एरो थोड़ी बनाने रहेंगे तेरे को, ये सब एरो तेरे को समझाने के लिए बना रहा हूं, फील दिलाने के लिए। क्या बात क्लियर है? इज दैट क्लियर? टाइम कैसे कैलकुलेट किया भाई? माथा फोड़ लूं क्या अपना? टाइम कैसे कैलकुलेट किया? ये देख, डिस्टेंस कितनी थी? यहां से यहां जाने में कितनी दूरी तय करी तूने? पाई आर बाई 2 करी, और स्पीड से डिवाइड कर देगा, टाइम आ जाएगा। अब ये y√2 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 पटक पटक के मारूंगा y√2। ये वेक्टर दिख रहा है, ये वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। ये तो मैग्नीट्यूड है ही सही, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा? √2 नहीं आएगा तो क्या आएगा? गधे लोग, आज तक वेक्टर सीखा नहीं। आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड निकालियो जरा, मैग्नीट्यूड निकालोगे √2 ही आएगा इसका। इसी प्रकार से जे कैप माइनस आई कैप
का मैग्नीट्यूड निकालो, √2 आएगा। नहीं आएगा समझ में तुमको क्यों आएगा समझ में? जब तुम लोग सीरियस ही नहीं हो। अभी तो मैं तुम्हें बता दूं भाई, ऑन द स्केल ऑफ 10 मैं पहले लेवल का सवाल करा रहा हूं। कल की क्लास में मैं 5वें लेवल तक लेके जाऊंगा और तुम लोग को नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। हर एक चीज को मैं करके बता रहा हूं, नहीं ध्यान दोगे मैं जिम्मेदार नहीं हूं इस चीज का। अगर मैं यहां पे देख रहा हूं मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को समझ में आ रहा है, तो ये जो नहीं समझ में आने वाले लोग हैं ना, ये भाई तुम अपना कुछ करो, ध्यान दो यहां पे। अभी तो कुछ खेल चालू भी नहीं किया है, फैल रहे हो अभी से। यहां से पार्टिकल गया बी तक गया, तो ये दूरी थी πr/2। इसको u स्पीड से तय किया, कितना समय लगा? πr/2 डिवाइड बाई u, टाइम लग गया। सर एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय टाइम कर दे बेटा। वही कर दिया, आंसर आ गया। मैं बस आप लोगों से ये कह रहा हूं, जो मैंने इनिशियल 6 स्लाइड में करवाया, आपको उस फॉर्मूले के अलावा अगर आपने कोई तीसरी चीज निकाली, अगर आपने अपना दिमाग चला लिया, खत्म है गेम, आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, चलिए। एवरेज एक्सेलरेशन ए से लेकर डी में एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? इस डायग्राम को फिर से बनाया जाए। हाँ, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? What will be average acceleration? एवरेज एक्सेलरेशन, अगर तुमने अपना दिमाग लगाया फिर गलत करोगे। ये थी स्पीड ऊपर के तरफ, ये था ए पे, और ये पूरा घूम के आएगा। जब ये यहां डी पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड की डायरेक्शन ये वाली होगी, u मीटर पर सेकेंड, है ना, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको करना है, अगर एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है तो आप करोगे v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब देख ध्यान से, फाइनल वेलोसिटी क्या है? आई कैप के डायरेक्शन में u, तो तू लिखेगा u आई कैप, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। सर कैसे? अरे बेटा डी पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी देख x के डायरेक्शन में रहेगी ना, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? आई कैप। इनिशियल वेलोसिटी देख u ऊपर के तरफ, यानी कि j कैप के डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे? इनिशियल u j कैप, ठीक है, डिवाइड बाय। अब बेटा टाइम लिखने की बारी आ गई है। अब बता बेटा मेरे राजा, यहां से लेकर यहां तक जब तू आएगा तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया मेरी जान? कितना ट्रैवल किया? 3π/2 इंटू आर ट्रैवल किया, 3π/2 इंटू आर ट्रैवल किया। और बेटा किस स्पीड से किया? u से किया, तो टाइम कितना हो जाएगा बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो जाएगा टाइम। यहां डाल 3πr/2u, ये हो गया तेरा आंसर। तेरा आंसर हो गया 2u को कॉमन ले लेंगे, ये 2u ऊपर चला जाएगा, 2u स्क्वायर बाय 3πr, और ब्रैकेट में आ जाएगा आई कैप माइनस जे कैप। ये हो गया आंसर एवरेज एक्सेलरेशन। ये हो गया आंसर एवरेज एक्सेलरेशन का। ये आ गया एवरेज एक्सेलरेशन का आंसर। और अगर कोई इसका मैग्नीट्यूड पूछ ले, तुम में से कोई बैडी इसका मैग्नीट्यूड अगर पूछ लेगा, तो आंसर हो जाएगा 2√2u स्क्वायर बाय 3πr। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो आज फिर इतना ही करते हैं। कल
कल इसी सवाल में जो लास्ट पार्ट था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, उसको पिकअप करके कंटिन्यू करेंगे। आज यहीं तक करते हैं भाई। वाई यू स्क्वायर, ये पूछने की हिम्मत कैसे करी भाई? कैमरे से निकल के मारूंगा अभी मैं। यू स्क्वायर कैसे आया? अबे ढक्कन है क्या? ये यू ऊपर जाएगा, दो यू बैठे हुए, स्क्वायर। क्या पूछ रहा है? जितना पढ़ाया उसको वापस पढ़ लेना। नो होमवर्क टुडे, ठीक है? दैट्स ऑल भाई। पढ़ाई वढ़ाई करते रहो। लास्ट पार्ट को अपन कल करेंगे, उसको समझाने में टाइम लगेगा, ठीक है? मुझे तो नहीं लगेगा, बट मैं जानता हूं तुम्हें लगेगा, तो उसको अपन कल करेंगे, ठीक है? वहीं से पिकअप करेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर।